हाँ जी, हिंदी चल रही थी आपकी। हिंदी में हमने आपकी एक ही क्लास हुई है जिस हिंदी में हमने आपको देखा है। अभी तक हमने हिंदी में क्या देख लिया? हिंदी भाषा, हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण, हिंदी भाषा और व्याकरण व्याकरण। देखो हिंदी भाषा, पहले हमने क्या व्याकरण नहीं समझिए, पहले हमने क्या देखा? अभी भाषा देखिए, भाषा। क्योंकि पहले कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो उसका जो बेस है अगर वो आपका मजबूत बन गया, फिर आपको ये दिक्कत नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर आप सीधा से रटना शुरू कर रहे हो तो वो सीधा रटने से याद नहीं होता। ये तो पहले क्लियर सी बात समझ लो। और हिंदी कब बिल्कुल भी रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो आपसे कहते हैं ना इतने आप तत्सम याद कर लो, इतने तद्भव याद कर लो, इतने विलोम शब्द याद कर लो, इतने आपके समास याद कर लो या रस याद कर लो, बिल्कुल भी वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है हिंदी। हिंदी क्या है? पूरा आपका मैथ की तरह सब्जेक्ट है। जैसे मैथ में क्वेश्चन निकलते हैं इसी तरह हिंदी में भी क्वेश्चन वही फॉर्मूले के आधार पर निकलते हैं, ना कि रटने के आधार पर। रटने की एक लिमिट है, रटने से चीजें नहीं बनती हैं। हाँ ये हो सकता है जब आपने चीजें सारी कर ली हो तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस आप कब कर सकते हो? जब आपने चीजें कर ली हो। प्रैक्टिस के आधार पर हो सकती है, ना कि रटने के आधार पर। किसी भी हालत में आप कभी पूरे के पूरे क्वेश्चन नहीं कर सकते हिंदी में, किसी कभी नहीं हो सकते। जैसे हिंदी में अभी आपके यूपी में 37-38 क्वेश्चन थे, उसमें से लगता है 20 क्वेश्चन करने के बाद लगता है स्टूडेंट को मेरी तो हिंदी बहुत अच्छी है। अरे भाई ये चीज समझो, 20 आपके सही नहीं हो, 20 वो सबके सही हुए थे। जिसने थोड़ा सा भी हिंदी के बारे में पढ़ा होगा ना वो 20 क्वेश्चन सही करके आ रहा है। तो 20 क्वेश्चन है इस लेवल के, लेकिन जो 20-22 से ऊपर पहुंच रहा है उसका लेवल अलग है, उसने हिंदी पढ़ी है। तो हमने आपको जो हिंदी पढ़ा है, हिंदी आपकी भाषा, भाषा जो शब्द है, भाषा किस भाषा, भाषा जो शब्द है किस धातु का शब्द है? भाष धातु का शब्द। भाषा का अर्थ क्या है हमने फिर समझा। भाषा का अर्थ क्या? भाषा है क्या? भाषा क्या है? एक व्यक्ति द्वारा, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति एक ये है, इधर से इधर। अब इसके दिमाग में क्या है? विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इसके दिमाग में क्या आ रहे हैं? विचार आ रहे हैं। और विचार क्या है? अध्वनात्मक इकाई है। विचार कैसे हैं? अध्वनात्मक इकाई, ध्वनात्मक इकाई है। भाषा आपकी क्या है? अध्वनात्मक इकाई है। अध्वनात्मक का अर्थ क्या होता है? जिसके अंदर कोई ध्वनि ना हो, जिसके अंदर कोई ध्वनि नहीं है, भाषा वो चीज है। अब मन, व्यक्ति के मन के ऐसे विचार जिनके अंदर कोई इकाई और ध्वनि नहीं है, उन विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम ही क्या है? भाषा है। दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला संवाद ही क्या है? भाषा है। अब व्यक्ति की मतलब जो भाषा हो सकती है, ये जो संवाद है वो एक से एक व्यक्ति के बीच में हो सकता है या एक से अधिक व्यक्ति के बीच में हो सकता है। मतलब कि एक व्यक्ति को अपनी बातें बता रहा है, या ऐसा हो सकता है या कई सारे और व्यक्ति खड़े हों, बहुत सारे और हों आपके इस तरह के, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है ये कई सारे व्यक्ति इकट्ठे हो गए एक व्यक्ति से बातें कर रहे हो। तो ये क्या है? ये भाषा का माध्यम है। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही क्या है? भाषा है। अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम ही क्या? भाषा है। ये हमने समझा। इसके बाद हमने आपको समझा भाषा के जो अगले जो था टर्म क्या था इंग्लिश में? भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं क्या है? भाषा की विशेषताएं। अब भाषा की विशेषता में हमने सबसे पहले समझा भाषा एक क्या है? अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? एक आपकी, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसे देख रहे हैं। भाषा एक आपकी अर्जित संपत्ति है। ये हमने कहा किस आधार पे कहा? ये विशेषता है भाषा की, ये विशेषताएं हैं। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है। कैसे? भाषा क्या करता है? व्यक्ति दूसरों से सीखता है। जैसे बोलना तो जन्मजात आता है बच्चे में। जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का जन्म होने के बाद जब वो बड़ा होता है 1-2 साल बाद, तो उसे बोलना तो जन्मजात, बोलने की परंपरा जन्मजात होती है। लेकिन बोलना क्या है? बोलना क्या है? ये आदमी कहां सीखता है? समाज में रहकर सीखता है। ये आदमी, बच्चा कहां सीख रहा है? अपनी माँ के पास रहकर सीख रहा है। जैसे बच्चा, अब बोलना तो ये बोलना ही तो है। जब वो रो रहा है, रोने की आवाज आ रही है, चीख रहा है, तो क्या वो तो बोलना हो गया। लेकिन उसे किसे मम्मी बोलना है, किसे पापा बोलना है, किसे भाई बोलना है, किसे भैया बोलना है, किसे दीदी बोलना है, किसे चाचा बोलना है, चाची बोलना है, दादा दादी, ये कहां सीख रहा है बच्चा? समाज में रहकर, समाज में रहकर। मैंने आपको उस दिन बताया, अगर किसी बच्चे को आप एक समाज से दूर रखकर जंगल में छोड़ दो, जैसे हमने मोगली की कहानी पढ़ी, मोगली की कहानी पढ़ी हमने बचपन में, मोगली कहानी भी देखी, मूवी भी देखी मोगली की। उसमें क्या देखते हैं? वो जो भाषा है उसकी जानवरों की जैसी भाषा है। तो वो जिस समाज में रहा, वहां क्या थे? जानवर थे। वो जानवरों की भाषा समझता भी था, बोलता भी था। तो एक भाषा क्या है? एक आपकी अर्जित संपत्ति है जो कि समाज में रहकर आती है। भाषा क्या है? एक आपकी अर्जित संपत्ति है जो समाज में रहकर आती है। दूसरा हमने क्या देखा इसमें आपका? भाषा एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा आपकी सामाजिक प्रक्रिया है। वही जैसे अर्जित संपत्ति समाज में रहकर सीखते हैं, वैसे ही भाषा को आपकी सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरे इसमें आता है भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है।
ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा था, भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील कैसे, जैसे आपके कोस कोस पे बदले आपके क्या है, कोस कोस पे बदले पानी और 4 कोस पे बदले वाणी। आप, मैंने उस दिन बताया कि आप एक जगह यहां खड़े हो जाओ इस पॉइंट पे, और इससे आप किधर भी चले जाओ 30 से 40 से 50 किलोमीटर किसी भी दिशा में चले आना, आपको भाषा बदली हुई दिखेगी। तो भाषा का रूप कैसा है, परिवर्तनशील है। भाषा कैसी है, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील है भाषा। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं है। ये कैसे कह दिया हमने, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। ये भाषा का कोई अंतिम स्वरूप हमने कहा, ये कैसे कहा, ये ऐसे कहा कि जैसे हम नॉर्मल चीजें, अभी जब हम छोटे हैं, तब जब छोटे होते हैं बच्चे, तब वो अलग तरह से बोल रहे हैं। जब वो जैसे बड़े होते हैं, उन्हें एक अलग चीज समझ में आ रही होती है, तो वो अलग तरीके से बोलना शुरू करते हैं। इसका और इजी एग्जांपल क्या है, पहले हम क्या बोलते हैं, संस्कृत बोलते थे। उस पहले संस्कृत चलती थी, संस्कृत के बाद क्या आई, लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत के बाद क्या आई, आपकी पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया। ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसलिए भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा आपके बदलती रहती है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा में बदलाव होता रहता है। जैसे आप वक्त के साथ बहुत सारी चीजें सीखते हो, वक्त के साथ बहुत सारी चीजें सीखते हो। जैसे अभी आप ये वाली भाषा बोल रहे हो, आपकी हमारी नॉर्मल भाषा है हिंदी। ठीक है। यही अगर आप तमिलनाडु की तरफ चले जाओ या केरल की तरफ चले जाओ, तो आपके अंदर एक इच्छा होगी वहां की भाषा को सीखने के लिए। तो इसलिए भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है, भाषा लगातार परिवर्तनशील है। लगातार भाषा क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है। नेक्स्ट आपके आगे हमने आगे देखा, हमने भाषा का क्या होता है, मानक स्वरूप होता है। भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। मानक रूप कैसे होता है, जो भी मैं बोल रहा हूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं इसे लिख सकता हूं। ठीक है। जैसे मैंने बोला मानक रूप, तो मानक रूप मैंने लिख दिया, यहां पे मैंने बोला और लिख दिया। तो भाषा क्या होता है, मानक रूप होता है। मानक रूप के लिए क्या चाहिए, आपकी लिपि चाहिए भाई, लिपि चाहिए, और एक वर्णमाला चाहिए। एक लिपि चाहिए, हिंदी व्याकरण चाहिए। और जो लिपि में हमारे पास हिंदी वर्ण, आपके वर्ण जब किसी चीज में लिखने के लिए चाहिए, आपको क्या चाहिए, उसके वर्ण चाहिए। तो हिंदी वर्ण कितने हैं, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, बताओ। हाँ जी हिमांशु, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है जी। यहां ध्यान रखना, ना मैं स्वर पूछ रहा, ना मैं व्यंजन पूछ रहा, ना मैं आपसे संयुक्त अक्षर पूछ रहा, ना मैं आपसे विदेशी पूछ रहा, ना मैं ताड़नजात पूछ रहा, ना मैं अघोष पूछ रहा, ना मैं सघोष पूछ रहा। यहां बात आती है वर्ण की। जब कभी भी वर्ण की बात आ जाए, तो वर्ण कितने हमारे पास, 56। जब वर्ण की बात आ जाए 56 हो जाएंगे। अगर खाली आपसे ये पूछे स्वर कितने, जो हमारे पास स्वर हैं वो हमारे पास 11 हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। ठीक है। अगर हम व्यंजन पूछे तो व्यंजन कितने हमारे पास, 33 है। लेकिन अब हमारे पास 33 और 11 कितने हुए, 44 हो गए। हम 56 लिख रहे हैं। तो ये 56 किस आधार पे, क्योंकि इसमें कुछ आपके 2 ताड़नजात हैं, विदेशी अक्षर है आपके, संयुक्त अक्षर है आपके हमारे इसमें। तो इन सबको मिलाकर आपके 56 बनते हैं, जो हम आपका हिंदी वर्णमाला में जब हम लिखेंगे वो सारे देख लेंगे। नेक्स्ट क्या था आपका, भाषा का स्वरूप कैसा है। भाषा का स्वरूप कठिन से सरल की ओर है। ये पूछा गया है, कठिन से सरल, कि भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा का स्वरूप सरल से कठिन की ओर है, या कठिन से सरल की ओर है, या नॉर्मल है एक जैसा ही है, सरल और कठिन एक जैसा है, या इनमें से कोई नहीं, या तीनों ही सही है ऊपर के। तो भाषा का, हिंदी भाषा का स्वरूप कैसा है, कठिन से सरल की ओर है। ये भाषा की हमने विशेषताएं पढ़ी थी। ये भाषा की हमने कुछ 6 विशेषताएं पढ़ी। दूसरा हमने क्या देखा था, भाषा को, आज ये तो विशेषता होगी, भाषा को सीखने की वो पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था ना हमने, भाषा को, भाषा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पढ़े हमने फिर आपके, भाषा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण 3 होते हैं। एक होता है जिज्ञासा, एक होता है आपका अनुकरण, और एक होता है आपका अध्ययन, सॉरी अभ्यास। अभ्यास। किसी भी भाषा को सीखने के 3 मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, मतलब इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर। किसी भाषा को सीखना है तो आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मुझे वो चीज सीखनी है, हाँ मुझे इसमें कुछ करना है। दूसरा, जब आपके अंदर इच्छा है तो उसके बाद आपके अंदर क्या होना चाहिए, अनुकरण करने का। अनुकरण का अर्थ क्या होता है, मेरी बातों के पीछे आपको उसी बात को दोहराना। जैसे स्कूल में खड़े 3 व्यक्ति पूरे ग्राउंड को
प्रेयर करा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, अनुकरण हो रहा है, दोहराना हो रहा है। और आपके अभ्यास क्या होता है, वही जो आप बार बार प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मत हो निशान, रस्सी आवत जात के सिल्वर परत निशान, ये पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा। ठीक है, तो ये आपके तीन चीजें आपके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, ये सारी चीजें आपके पूछी जा चुकी होती है आपकी। ठीक है, हमने आगे देखा आपका भाषा का विकास क्रम कैसा है, भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम। भाषा का विकास क्रम के लिए क्या है, सबसे पहले क्या आना चाहिए आपको, सुनना आना चाहिए, सुनना। सुनने के बाद क्या होता है आपका, बोलना। बोलने के बाद आपको पढ़ना, और पढ़ने के बाद आपका लिखना। ये भाषा का विकास क्रम है, ये भाषा का विकास क्रम है। पहले आप एक, ये कहा भी जाता है, एक आपको गुड लिसनर ही गुड स्पीकर बन सकता है। पहले आपको अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा, पहले आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। श्रोता मतलब आपको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा बोल सकते हो। अगर आपने सुनने की आदत नहीं डाली तो आप अच्छा बोल भी नहीं सकते कभी जिंदगी में। ठीक है, तो ये हिंदी की भाषा का थोड़ा विकास क्रम है। नेक्स्ट हमने जो भाषा है आपकी, इसके हमने प्रकार देखे। भाषा के प्रकार कितने, भाषा के प्रकार कितने, तीन। कौन कौन से, आपके मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, लिखित, और सांकेतिक, सांकेतिक। तीनों में सबसे कठिन कौन सी है, ये। सबसे आसान कौन सी है, ये। और ये क्या, कठिन और आसान दोनों है लिखना। कैसे, मौखिक भाषा वह भाषा जिससे आप बोल के अपनी बात को समझा सको, सामने वाला व्यक्ति सुन के समझता है, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। मतलब मौखिक भाषा क्या है, आपने तो बोला, सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, आप सुन के मेरी बातों को समझ रहे हो, मैं बोल के आपको बातों समझा रहा हूं अपनी बात को, तो वो क्या होगा, मौखिक भाषा का आपका एग्जाम्पल हो गया। अब मैं यहां बोलना बंद करके केवल लिखता लिखता जाऊं, तो आप इस बात को पढ़ के, मैं लिख के और आप पढ़ के समझ रहे हो, तो क्या हुआ, लिखित भाषा होगी। अब सांकेतिक भाषा क्या, जहां मैं बोल रहा, ये क्या हुआ, सांकेतिक भाषा, जहां मैंने इशारों में समझाना शुरू कर दिया, वो सांकेतिक भाषा। इसलिए जो सांकेतिक भाषा है ये सबसे कठिन है, क्योंकि यहां इशारे आपको पता होने चाहिए किसका अर्थ क्या है, किस चीज का अर्थ क्या है, वही आपका सांकेतिक भाषा बनती है। ठीक है, यहां तक हमने आपकी तीन चीजें देखी थी। आगे मैंने आपको जो बताया था, यहां से चीजें चलेंगे वो आगे की चलेंगे। अब यहां से आपकी चीजें आगे की चलने वाली हैं, यहां तक की चीजें हमने उस दिन लिख ली हैं। सांकेतिक भाषा के बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे आप अपने जीवन में भी बहुत सारे सांकेतिक भाषा के उदाहरण आपने प्रयोग भी किए होंगे। कई बार आपने किसी को इशारे कर दिए ऐसे, ठीक है, कई बार आप पूछ लेते हो, कई बार ऐसे, ये इशारा क्या, ये भी इशारा हो गया, ये सब सांकेतिक भाषा के तो इशारे हैं। कभी आपने ऐसे कर दिया, हाँ जी, ये भी तो सांकेतिक भाषा का इशारा ही है। तो ये क्या, सांकेतिक भाषा है। तो इसलिए सांकेतिक भाषा को, कुछ सांकेतिक शब्दों को समझना आसान है, कुछ को समझना मुश्किल है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, हिंदी भाषा का जो हिंदी भाषा है, इसके हमें राजनीतिक, ठीक है, भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखना है। इसके हम तीन दृष्टिकोण देखेंगे, तीन दृष्टिकोण देखने वाले हैं इसके। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है, भौगोलिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण, और आपका राजनीतिक दृष्टिकोण। हिंदी भाषा के विकास क्रम के, ये हिंदी भाषा के विकास क्रम के तीन दृष्टिकोण हैं जिन्हें हम समझते हैं। अब अगर हिंदी भाषा की हम बात करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण की, हिंदी भाषा के हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, ठीक है। अब ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या होगा हिंदी भाषा का, भाई देखो, हिंदी भाषा की जो जगत जननी है, अगर हम बात करते हैं इतिहास की, जब बात करते हैं तो इतिहास में तो हम कहां जाएंगे, जहां से जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा की जगत जननी कौन सी है, मतलब जो किसी, हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, विश्व की जगत जननी, विश्व की भाषाओं की जगत जननी, वो कौन सी है, संस्कृत है। तो जगत जननी भाषा कौन सी है, जगत जननी भाषा है संस्कृत। संस्कृत हमारी जगत जननी भाषा है।
अब संस्कृत जो भाषा रही ये देवों की भाषा रही। संस्कृत जो भाषा है किसकी भाषा है? देवों की भाषा है, जिसपे सबका अधिकार नहीं है। जो हमारी संस्कृत है वो क्या है? मूल भाषा है। संस्कृत क्या है? मूल भाषा। ये चीज समझ लेना, यहां पर जो चीजें होंगी ना आपके वर्ण, जो हम वर्ण, अभी हम वर्णमाला नहीं पढ़ रहे हैं, वर्णमाला तो जब एंटी करेंगे, अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया यहां से तो आपके लिए तत्सम तद्भव, ठीक है, आगे विलोम शब्द पर्यायवाची बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, जितने आज तक आपने तत्सम तद्भव जितने आपने तत्सम तद्भव शब्द को रटने की कोशिश की है वो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर यहां से आपने ये सारी चीज समझ ली तो। ठीक है, ये सारी चीज आपने समझ ली तो ठीक है। अब जो हमारी क्या है, संस्कृत आपकी मूल भाषा है। अब संस्कृत आपकी दो प्रकार की, कैसी कैसी? एक आपकी वैदिक संस्कृत हो गई, ठीक, वैदिक संस्कृत, और एक होती है आपकी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, एक आपकी वैदिक संस्कृत, एक आपकी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और आपकी लौकिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत कौन सी संस्कृत है? जिसमें वेद लिखे गए हैं, वेद, जिसमें वेद लिखे गए। इसमें क्या हुआ है? आपके वेदों का लेखन हुआ है, वेदों का लेखन। ये जब हमने पढ़ा, अच्छा तो वैदिक संस्कृत हमने कब पढ़ी? जब हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी। और वैदिक सभ्यता कब से कब तक? जब आपकी जो वैदिक सभ्यता रही, क्योंकि हमारे पास कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो आपकी जब ऋग्वेद आता है आपकी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, जब पहली बार आपकी वैदिक संस्कृत आती है। और वैदिक संस्कृत कहाँ की है? ध्यान रखना, अगर संस्कृत का हम और इतिहास चले जाएं, क्योंकि हमने इतिहास में एक चीज पढ़ी, क्योंकि हमने इतिहास में एक चीज पढ़ी कि वैदिक जो संस्कृत भाषा है, ये भाषा किसकी है? आर्य होगी, आर्य। भाई संस्कृत सभ्यता जो आपके वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है, कब से शुरू होती है? जब आर्य भारत में आते हैं। और आर्य से पहले भारत में कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता थी। और आर्य के बारे में हमने 4-5 आपके दृष्टिकोण पढ़े हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। हमने आपके कई सारी बुक पढ़ी, उन बुकों के आधार पर हमने ये देखा कि भारत के जो आर्य हैं मूल निवासी नहीं है। जैसे आपके मैक्स मूलर भी हैं, इन्होंने भी आपके स्टेटमेंट दिया, तो उनका एक चीज निकल कर आती है, जो आर्य आए वो कहां से आए? आपके मध्य एशिया से दिखते हैं। कुछ मध्य एशिया से बताया, किसी ने आर्कटिक क्षेत्र से बताया आर्य वो। तो इस आधार पर हम जो लिखा ना यहाँ पे, जगत जननी कौन सी भाषा? संस्कृत। वो ऐसे नहीं लिखा है कि भारत की भाषा संस्कृत है तो इसलिए संस्कृत आपकी जगत जननी है, क्योंकि हमने आर्य के बारे में पढ़ा। और आर्य कहां से आए आपके? आर्य आपके कई सारे इतिहासकारों के अनुसार आर्य आपके मध्य एशिया से दिखे, आर्कटिक क्षेत्र से दिखे, ठीक है। तो इससे क्या लगा कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे। जब भारत में आके संस्कृत का प्रयोग करा, तो जहां पर ये रहते हैं वहां भी संस्कृत का यूज करते होंगे। तो इस आधार पर विश्व की जो जगत जननी भाषा बताई गई वो आपके संस्कृत बता दी गई। अब जो वेद है, वेदों का लेखन किसमें? संस्कृत भाषा में। और संस्कृत क्या है? सबसे कठिन भाषा है। संस्कृत आपकी सबसे कठिन भाषा में से एक है। दूसरा क्या? जब आर्य भारत में आए, एक चीज समझ लेना, जब आर्य भारत में आए तो भारत में क्या आ गई? आपकी जाति व्यवस्था आ गई। जाति व्यवस्था, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। अब आर्यों से पहले एक चीज ध्यान रखना, आर्यों से पहले भारत में एक सभ्यता चलती है, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। भारत की या विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। जहां पर क्या होता है, उस सभ्यता में किसी प्रकार की कोई जाति व्यवस्था नहीं होती। लेकिन जैसे ही भारत में कौन आए? आपके आर्य आए, और आर्यों ने आकर भारत में क्या कर दिया? जाति व्यवस्था प्रारंभ कर दी। भारत में आने के बाद आर्यों ने, जैसे आपने देखा, 4 वर्ण देखे, कौन कौन से? सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उससे नीचे आपका वैश्य, उससे नीचे आपका शूद्र। 4 वर्ण आपने देख लिए भारत में। वो किसने दिए? आर्यों ने दिए भारत में आके। ऋग्वेद है, ध्यान रखना, जाति व्यवस्था का पहली बार उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलेगा, ठीक है। ऋग्वेद में आपको पहली बार जाति व्यवस्था का उल्लेख है। उससे पहले भारत में कोई भी जाति व्यवस्था नहीं है। अब इन्होंने ये कहा कि जो संस्कृत भाषा है, ये भाषा किसकी है? देवों की भाषा है, देवों की भाषा है, ठीक है। अब जब यहां पर आपका एक चीज ध्यान, जब यहां पर जब वेद लिखे गए हैं 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आपका दौर रहा है ऋग्वेदिक काल का। ऋग्वेदिक काल का दौर रहा है। इस दौरान वर्ण व्यवस्था तो थी आपकी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में एक चीज ध्यान, यहां पे इस टाइम आपकी वर्ण व्यवस्था आ चुकी है, लेकिन वर्ण व्यवस्था में एक चीज विशेष थी, गतिशीलता विद्यमान थी। गतिशीलता विद्यमान थी आपकी, गतिशीलता विद्यमान है। गतिशीलता विद्यमान का अर्थ यहां पर यह था कि एक ही परिवार में ब्राह्मण भी मिलेगा, क्षत्रिय भी मिलेगा, वैश्य भी मिलेगा, शूद्र भी मिलेगा। कैसे? दादा हो सकते हैं ब्राह्मण हो, पिता आपके
क्षत्रिय हो, उनका पुत्र आपका वैश्य हो और उनका पुत्र आने वाला शूद्र हो सकता है। इसलिए ऋग्वेदिक काल में संस्कृत पर सबका अधिकार है, क्योंकि जब ऋग्वेद में ही आपका जो मानव शरीर है इसके अनुसार भी जो वर्ण व्यवस्था उसे उल्लेखित किया गया। हमारा मुख बताया गया उसमें ब्राह्मण, कंधे बताए गए हमारे क्षत्रिय, पेट बताया गया हमारा वैश्य, पैर बताए गए शूद्र। तो इस आधार पर एक चीज समझ में आती है कि आदमी इनमें से बिना किसी एक के भी नहीं रह सकता है। तो इसलिए यहां पर आपके संस्कृत पर सबका अधिकार था। ठीक है, यहां पर जाति व्यवस्था थी लेकिन उसमें छुआछूत नहीं थी। फिर छुआछूत कब से शुरू हुई? किसी ने ये कहना शुरू करा, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं सर्वोपरि, मैं क्षत्रिय हूं तो मैं तुमसे ऊपर, मैं वैश्य हूं तो मैं तुमसे ऊपर, और सबसे नीचे कौन समाज में? शूद्र वर्ण। सबसे नीचे समाज में किसे रख दिया? शूद्र वर्ण को रख दिया। आपके चार वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र कौन? जो कुछ नहीं करेगा, उसे क्या करना पड़ेगा? तीनों ऊपर वाले वर्ण उनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो इसलिए ऋग्वेद में समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ही एक दौर शुरू हुआ आपका कौन सा? 1000 ईसा पूर्व का, और एक लेकर आपका 600 ईसा पूर्व तक, वैसे इसे वर्तमान तक भी जोड़ सकते हैं। यहां जो आपके जो जाति व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में गतिशीलता विद्वान है वो खत्म हो गई। जाति व्यवस्था में गतिशीलता विद्वान है वो खत्म हो गई। क्या होगा? ठीक है, तो गतिशीलता जो विद्वान थे वो खत्म हो गई। मतलब यहां से आपका शुरू हुआ जो आज अब वर्तमान में भारत का एक क्षेत्र देखते हो इस सब कि यहां पर क्या दिखती है? छुआछूत दिखती है, जाति के आधार पर छुआछूत, जाति के आधार पर छुआछूत, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुई। अब जब 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुई तो संस्कृत क्या थी? आपकी देवों की भाषा थी। संस्कृत आपकी क्या है? देवों की भाषा है। अब उस देवों की भाषा में क्या होगा? उस देवों की भाषा में क्या होगा? जो आपका चार वर्ण है यहां पर, कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब उस संस्कृत पर इसका तो अधिकार नहीं रहेगा। पहले चीज समझना, जो हिंदी भाषा का जो विकास है ना, कि क्यों दूसरी भाषाएं आ रही हैं, जो दूसरी भाषाएं आई वो क्यों आई? देखो, संस्कृत पे इसका अधिकार नहीं, संस्कृत पर अब इसका अधिकार नहीं। दूसरा, जब ये वाला दौर शुरू हुआ, समझ लो मेरी बात को, ये बाद में उतार लेना, समझ लो बस एक बार। ठीक है, तो संस्कृत पे इसका अधिकार खत्म हो गया। जब ये वाला दौर शुरू हुआ, ध्यान रखना, इतिहास एक चीज से जुड़ता है, किस चीज से? जहां जहां शूद्रों की स्थिति गिरेगी वहां वहां महिलाओं की स्थिति अपने आप गिर जाएगी। जब जब इतिहास में महिला की स्थिति गिरी है वहां वहां शूद्रों की स्थिति गिरी है। चाहे महिला किसी भी वर्ण से आ रही हो तो उसकी स्थिति समान मानी जाती है, किसके? शूद्र के समान। तो यहां संस्कृत बोलने का अधिकार इसके पास नहीं रहा। दूसरा क्या? महिलाओं के पास भी नहीं था, महिलाओं से भी। तो इनसे भी क्या हुआ आपका? संस्कृत, अब संस्कृत को ना तो ये बोल सकते थे ना ये सुन सकते थे। हमारे ग्रंथ किस में लिखे हुए? संस्कृत में। तो जब हमारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए तो इसके पास तो पढ़ने का अधिकार ही छीन लिया, शूद्र वर्ण के पास, शूद्र वर्ण से पढ़ने का अधिकार छीन लिया। ठीक है, जब इसके पास से पढ़ने का अधिकार छीना तो इसे क्या कर दिया जाएगा? आज भी जो व्यक्ति समाज को जो सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली वो मिली महावीर स्वामी के समय। महावीर स्वामी के में सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली, और ये भी कौन? क्षत्रिय। दोनों कौन? क्षत्रिय वंश से आ रहे हैं। तो ये यहां पर जब धर्म आए तो यहां पर भाषा आएगी हमने। इन्होंने कहा कि भाई संस्कृत पे सबका अधिकार नहीं। जब संस्कृत पे सबका अधिकार नहीं, अब हमें संस्कृत को बदलना पड़ेगा। संस्कृत बदल के, जब पहले कौन सा धर्म आया? बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म ने कहा कि हम संस्कृत का रूप बदल के लेकर आएंगे, कौन सा? पाली। देखना, यहां संस्कृत, यहां लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत क्या है? ये उस टाइम ही चली हुई है, आम जनमानस की बातचीत की भाषा थी। ये बातचीत थी, ये भी आपकी संस्कृति। लौकिक संस्कृत जहां पर आपके लोगों के बीच में संवाद हो रहा हो, ठीक है, लेकिन थी संस्कृति। लेकिन संस्कृत को समझना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब नया धर्म आया, बौद्ध धर्म, उसने कहा हम संस्कृत का रूप बदलकर संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से आपके क्या आ गई? अब पाली आ गई। तो बौद्ध धर्म जो लेकर आया, किस भाषा को लेकर आया? पाली को। ठीक है, तो एक तीसरा क्रम देखा पाली का। अब बौद्ध धर्म के बाद आता है कौन सा? जैन धर्म। इन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने पाली लेकर आए तो हम लेकर आएंगे प्राकृत भाषा को। प्राकृत, ये प्राकृत ले गए। ठीक है, अब प्राकृत कौन कौन सी आ गई आपके? इधर देख लो, संस्कृत, संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली, इसके बाद प्राकृत, यहां तक आ गई। ये चार भाषाएं आ गई आपकी। ठीक है, संस्कृत, लौकिक संस्कृत, आपके पाली, प्राकृत, ये सब आपके चलने लगी। अब इसके बाद क्या हुआ? अब जो आसपास के लोग थे
वो कम पढ़े लिखे थे, कम पढ़े लिखे थे। कम पढ़े लिखे होने के कारण वो क्या हो रहा था, आगे क्या हुआ, अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश, अपभ्रंश का अर्थ होता है भाषा का टूटा, आपका टूटा फूटा रूप, भाषा का टूटा फूटा रूप अपभ्रंश होता है। अपभ्रंश, जैसे कि अपभ्रंश से ही सबसे बड़ी समस्या हुई, जैसे कि आज भी आप देखते हो किसी का नाम क्या है, किसी का नाम सपोज कि कोई भी मान लो, आपका गांव में कोई नाम है, जैसे सचिन नाम है, सचिन नाम है, तो उसे गांव में क्या बोल रहे हैं, अरे सचिना, सचिना। जैसे विपिन है, विपिना। नाम क्या है, विपिन, नाम है विपिन, बोला क्या जा रहा है, विपिना। मात्रा भी चेंज, छोटी से बड़ी की हो जा रही है और नए पे आकर डंडा लग जा रहा है। तो क्या हुआ, वो ये होता है अपभ्रंश रूप। किसी का नाम था रमेश, जैसे किसी का नाम क्या है, रमेश, बोला क्या जा रहा है, रमेशा, रमेशा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं आपके जो कि अपभ्रंश से बनते हैं। ठीक है, जैसे आपके आपने जो गांव में, आप जो गांव में जब जैसे किसी का नाम रामेश्वर है, रामेश्वर, उसे बोला है रामेश्वरा। ठीक है, तो ये क्या है, अपभ्रंश रूप है, मतलब शुद्ध उच्चारण तो क्या है, रमेश है, गांव में रमेशा, विपिन है, विपना, और भी बहुत सारी चीजें, उन सबका क्या हुआ, टूटा झूठा, मतलब उल्टा सीधा रूप थोड़ा सा, मतलब उसमें आपके प्राकृत भी मिली, पाली भी मिली, लेकिन वो मिला जुला रूप हो गया। अब यहीं से बनती है अपभ्रंश से आपके, यहीं से आपकी आती है आपकी हिंदी, जो कि आपका एक अपभ्रंश आता है शोर सेनी अपभ्रंश, शोर सेनी अपभ्रंश, और शोर सेनी अपभ्रंश से ही निकल कर आती है आपकी कौन सी, हिंदी, जिसे हम पढ़ रहे हैं। आपका शोर सेनी अपभ्रंश होता है, उससे ही निकल कर आती है क्या, आपका हिंदी। और हिंदी जो हम आपका पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा अपभ्रंश है, हिंदी का रूप, हिंदी किस अपभ्रंश का रूप है, शोर सेनी अपभ्रंश का रूप। तो ये हिंदी का विकास क्रम है, जो कि हमारे इतिहास से पूरा जुड़ता हुआ चलता है, जो कि इतिहास से जुड़ता हुआ आपका चलता है। ठीक है, तो ये आपका जो हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो ये है आपका। अगर लिख लिया है, नहीं लिखा है, तो एक काम करना, मेरी बात सुनो, कहां तक लिख रखा है, अच्छा तुमने तो बिल्कुल नहीं लिखा, चलो तो मैं आपको समझाता हूं। चलो ये भौगोलिक दृष्टिकोण समझा दे रहा हूं, फिर उतार लेने के बाद में खत्म हो जाएगा टॉपिक पूरा। भौगोलिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि जो हिंदी भाषा है ये कितने एरिया में बोली जाती है, भारत के कितने क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है, भारत के कितने क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है, यहां पे इसका भौगोलिक क्षेत्र का दृष्टिकोण का अर्थ है। तो इसमें आपका भारत में मध्य गंगा से लेकर, भारत में मध्य गंगा से लेकर, ठीक है, भारत में मध्य गंगा के एरिया से लेकर आपके यमुना का मैदानी भाग, मध्य गंगा से लेकर यमुना के जो मैदानी भाग है, इन सब में आपके अगर हम क्षेत्र देख लें, इसका जो क्षेत्र है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। ठीक है, झारखंड, आपका बिहार, दिल्ली, आपका, हाँ सॉरी, इसमें दिल्ली, छत्तीसगढ़ मत करना, सॉरी, दिल्ली, छत्तीसगढ़ नहीं है, दिल्ली है, दिल्ली। यहां इतने एरिया में आपके क्या बोली जाती है, भौगोलिक दृष्टिकोण है हिंदी का, जो इतने एरिया में आपके केवल हिंदी हिंदी बोली जाती है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, बिहार, आपके झारखंड और आपके अंडमान निकोबार, ये हिंदी का क्या है, आपका भौगोलिक दृष्टिकोण है, इतने एरिया में हिंदी बोली जाती है आपके। ठीक है, इसके बाद आप दक्षिण की ओर जाओगे तो दक्षिण की अपनी अपनी अलग क्षेत्रीय भाषा मिलती है। ठीक है, कन्नड़, कन्नड़ होगी आपकी, मलयालम हो गई आपकी, आपके अलग अलग भाषाएं हैं जो आपके दक्षिण भारत की मिलने वाली है। उत्तर भारत की तरफ जाओगे तो वहां की आपकी अलग है। ठीक है, अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें, राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करें, क्या हिंदी का राजनीतिक दृष्टिकोण है कुछ, हिंदी का कोई राजनीतिक दृष्टिकोण है, कैसे बताओ, हिंदी के लिए क्या, हिंदी के लिए संविधान में कुछ है लिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए अनुच्छेद है कोई सा हिंदी के लिए, है जी 343। ठीक है, संविधान की अनुसूची, संविधान
की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा की चर्चा है और अनुच्छेद है इसके लिए, जो अनुच्छेद है इसके लिए 343 से लेकर 351 तक के हैं। 343 से 351 तक। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद आपके 343 से लेकर 351 तक है। मतलब जो आपकी 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं आती हैं? 22। उन 22 भाषाओं में आपका हिंदी की चर्चा है। तो ये हिंदी का कुछ आपका दृष्टिकोण है, आपका ऐतिहासिक, भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण। तो राजनीतिक के लिए आपके क्या संविधान में कुछ है? संविधान में है अनुच्छेद 22 भाषाएं, अनुसूची 8, अनुच्छेद आपका 343 से 351 के बीच में आपको मिलेगी। कितनी भाषाएं हैं? आपके 22 भाषाएं। उन 22 भाषाओं में आपकी हिंदी एक आती है। अगर इसका भौगोलिक क्षेत्र देखें तो राजस्थान, आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, झारखंड और आपके अंडमान निकोबार, यहां आपकी हिंदी बोली जाती है। और अगर सबसे इंपोर्टेंट क्या है आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ है? हिंदी का विकास किस क्रम में हुआ है? हिंदी का विकास क्रम तो आपका इतना सा है, इसे समझने के लिए आपको ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब जो हम इससे आगे जो देखेंगे कल जो देखेंगे, हम पढ़ेंगे आपका राजभाषा क्या है। इससे आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ी स्पीड भी बढ़ाएंगे यहां तक आपके, हाँ ठीक, अब इससे आगे थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, थोड़ा आपका लेवल, आपका बेस बनता जा रहा है। जैसे जैसे देखो बेस बनाने में थोड़ी चीजें स्लो चलती हैं, जैसे एक बार थोड़ी नींव मजबूत हुई, एक बार समझ में आना शुरू हो गया, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट है, किस तरह की समस्या है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा हर तरह से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।